सबसे पहले क्वेश्चन आर। क्या होता है क्वेश्चन आर? सुना है क्वेश्चन आर के बारे में? तो जब पार्लियामेंट स्टार्ट होती है तो जो फर्स्ट आवर होता है एवरी पार्लियामेंट सीटिंग का, तो उसके अंदर एमपीज क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कुछ भी। वो क्वेश्चंस डायरेक्टली मिनिस्टर से हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट के पर्टिकुलर पर्सन से हो सकते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। हाँ, अपोजिशन का व्यक्ति मोस्टली ये पूछते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हैं गवर्नमेंट से। अब यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर स्टार्ट क्वेश्चन। सो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर क्या है, ओरल आंसर दिया जाता है। इसके अंदर हम लिख सकते हैं ओरल आंसर गिवन बाय द मिनिस्टर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी ने भी XYZ यहाँ पर पूछ लिया कि जैसे अभी हमला हुआ है कि यहाँ पर जो टेररिस्ट हमला हुआ तो इसमें क्या सुरक्षा में चूक रह गई है, तो यहाँ पर किसी भी अपोजिशन के MLA ने, यहाँ पर MP ने सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो अगर ये स्टार्ट क्वेश्चन के तहत है तो यहाँ पर कोई भी मिनिस्टर आएगा गवर्नमेंट का और सिंपली वो इसको ओरली आंसर कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन लिमिट रहती है, ओनली 1 मेंबर कैन आस्क ओनली 1 स्टार्ट क्वेश्चन ए डे। ऐसा नहीं है एक ही आदमी जो है यहाँ पर सारी लिस्ट बना के लाया है घर से कि आज पूरा का पूरा मैं सरकार से सब कुछ पूछ डालूंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। तो जैसे जनरली क्या होता है, जैसे मान लो कि पर्टिकुलरली एक्स पार्टी वाले कोई व्यक्ति हैं जो अपोजिशन में है, तो उनके कुछ गिने चुने मेंबर्स मतलब टारगेट करते हैं कि आज चलो आज हमारे अपोजिशन के लीडर जो हैं ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब ऐसे करके वो खुद ही एक कह सकते हैं उनके अंदर वो खुद एक वो तय करके लाते हैं घर से मतलब जो भी वो उनकी पार्टी का प्रोटोकॉल होगा कि हम ये क्वेश्चन जो है संसद में उठाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है अनस्टार्ट, और इनका पता होना चाहिए क्या क्या है, इनके नाम है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एक मिनट रुकना। इस क्वेश्चन के तहत क्या है कि यहाँ पर जो है मिनिस्टर को रिटर्न में आंसर देना पड़ता है टेबल के ऊपर, मतलब यहाँ पर 10 दिन का यहाँ पर नोटिस दिया जाता है ऐसे कोई भी क्वेश्चन आस्क करने के लिए। और कोई भी जो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी सीरियस घटना हुई देश के अंदर, तो यहाँ पर 10 दिन पहले यहाँ पर संसद के अंदर नोटिस दे देंगे कि ये क्वेश्चन जो है हमें गवर्नमेंट से आंसर चाहिए इसका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अनस्टार्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाएगा और यहाँ पर 10 दिन के नोटिस पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर कंडीशन होती है कि आप कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है अगेन पूछ नहीं सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमी के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा कि करंट टाइम में इंडिया मतलब आप गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करे जा रहे हैं, या फिर युद्ध को देखते हुए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं इकोनॉमी को लेकर, है ना। तो ये क्वेश्चन पहले विपक्ष के किसी भी पार्टी ने यहाँ पर संसद के अंदर पहले ही लिख के दे दिया है। अब क्या है 10 दिन के अंदर जो है यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो है गवर्नमेंट रिटर्न में देगी कि अच्छा ये, या कोई मिनिस्टर बोल के भी बताएंगे लेकिन रिटर्न में भी देंगे, उस चीज़ की कॉपी देंगे कि ये पर्टिकुलरली हमारे ये स्टेप्स चल रहे हैं और हम ये काम करने वाले हैं, तो सारी चीज़ें रिटर्न में देंगे। अब ये नहीं कि उसके बदले में तुम फिर से कोई क्वेश्चन उठा दो। जैसे मान लो सरकार ने कहा कि हमने इतना तेल का निर्यात किया, तो कहाँ से किया, क्यों किया, कैसे, कब, कैसे, मतलब उसमें बहुत सारे इफ एंड वर्ड्स नहीं जोड़ सकते। मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है उस फॉर्मेट के अंदर आपको मिल जाएं। तो इसको आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो है रिटर्न आंसर्स मिलते हैं। समझ आ रहा है ये डिफरेंस, थोड़ा सा इसके बीच का डिफरेंस समझ आ रहा है।
यहाँ पर रिटर्न आंसर मिलेगा और 10 डे के नोटिस हैज़ टू गिवन टू आस्क सच क्वेश्चंस। एंड नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर शॉर्ट टर्म क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। सो फॉर एग्जाम्पल मान लो अचानक से आज कोई और घटना हो गई है देश के अंदर, संसद का सत्र अभी जो है यहाँ पर वर्क में है, संसद चल रही है, तो अचानक से कभी कभी देखा है ना विपक्ष वाले खूब हल्ला करने लगते हैं कि नहीं जो स्पीकर साहब इसको ये पब्लिक अर्जेंसी का क्वेश्चन है, ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको मार्क करो कि ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है और इससे जुड़े क्वेश्चंस हमें पूछने दो। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो स्पीकर होता है वो डिसाइड करता है वेदर इट इज़ अ मैटर ऑफ अर्जेंट नेचर और नॉट। क्लियर है ये चीज़? क्योंकि ऐसे तो तुम हर चीज़ को कल के दिन को जिसका जो मन करेगा वो यही बोलता रहेगा कि ये भी अर्जेंट नेचर का है, ये भी अर्जेंट नेचर का है ना, क्योंकि सारी चीज़ें अर्जेंट नेचर की हो जाएंगी। तो यहाँ पर पावर दी गई है यहाँ पर स्पीकर को कि स्पीकर आप डिसाइड करोगे कि अगर ये अर्जेंट नेचर का है और थोड़ा सा कोई सीरियस चीज़ घटना हो गई है तो आप डेफिनेटली जो मेंबर्स हो यहाँ पर हैं, मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ओरल ही आंसर दिया जाता है जनरली। तो ये होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। ये पता होना चाहिए, एग्जाम्स में आ जाते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा याद, थोड़ा नहीं पूरा याद रखना। मैं कितना डीट हूँ ना, इतने दिन से मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि थोड़ा नहीं बोलना है, पूरा बोलना है। तुमने नोटिस करी होगी शायद ये चीज़ मैं ट्राई करता हूँ पूरा बोलना है, पूरा बोलना है। नेक्स्ट है 0R। 0R, तो 0R का नाम सुना है आप लोगों ने, किसी ने? सर इसमें भी नोटिस होता है। हाँ, कई बार मतलब रहता है कि पहले ही बता दो, प्रायर नोटिस देना पड़ता है अर्जेंट मैटर्स में, कि ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी फिर पूछना चालू कर दो, तो नोटिस देना होता है अर्जेंट मैटर्स। लेकिन कुछ मतलब मामलों में इसमें नोटिस के बिना भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। दोनों चीज़ें हैं बेसिकली। तो ये कब स्टार्ट होता है, इसका बस टाइम याद रखना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है आफ्टर 12 नून। जैसे मान लो संसद स्टार्ट हुई 11 बजे के आसपास या 10:30 बजे स्टार्ट हुई, तो शुरू के अंदर क्या चलेगा, क्या चलेगा शुरू के अंदर? शुरू के अंदर क्या चलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन आवर चलेगा। हाँ, क्वेश्चन आवर चलेगा। उसके बाद क्या है कि आप जनरली कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हो। 0R का मतलब यही होता है कि यहाँ पर मतलब जैसे होता है ना कि जैसे एक स्कूल के अंदर नहीं होता था कि 0 पीरियड है, कि इसके अंदर आप कोई भी वो मैम टीचर आके ज़बरदस्ती पढ़ाने लग जाते, तो यहाँ पर कोई भी पूछ सकता है ज़बरदस्ती क्वेश्चन। तो वैसे ही कुछ सिस्टम है। मुझे बड़ा गुस्सा आता था एक तो मेरे को असेंबली को लेके कि भाई तुम इस बार इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो असेंबली में। और उसमें असेंबली में मतलब ठीक है, प्रेयर वगैरह करानी है, 5-10 मिनट करा के छुट्टी करो। उसके अंदर इतना सारा मतलब ताम जाम, ऐसे चलो, इधर को नाचो पूरा, इधर ऐसे करो, फिर दुनिया भर की वो, इट्स टू हेडेक। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वैसे होना चाहिए डेफिनेटली, उससे थोड़ा सा रहता है बच्चों की बाकी की चीज़ें भी। लेकिन वो कुछ इतनी गर्मी के अंदर खड़ा कर देते हैं ना स्कूल के अंदर, जैसे फुल गर्मी हो रही है, धूप निकल रही है, 8:30 बज रहे हैं और सुबह सुबह की तेज़ धूप, और तुम्हें असेंबली की लाइन में खड़ा कर दिया है कि ठीक है खड़े हो जाओ सब बच्चे। अब प्रेयर चलेगी 1-1.5 घंटा, फिर उसके बाद 0R होगा 1-1.5 घंटा,
तो मुझे लगता था कि ये ऐसे टाइम वेस्ट क्यों करना है इन सब चीज़ों में, डायरेक्टली क्लासेस करो, बच्चों को भी थोड़ा वो मिलेगा राहत। अदरवाइज स्कूल फिर शाम तक तो स्कूल ही रहता ही है ना। इवेंट में दो बच्चे बेजुबान पे नाचते हैं, मतलब मैं समझा नहीं। आशीष के जोक समझने के लिए इंटेलेक्चुअल लेवल हाई चाहिए। आशीष के जोक समझने की प्रोसेसिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। क्या कहना चाह रहा है आशीष, अगर समझाए तो बताओ आगे। तो कुल मिलाकर यही है। आशीष अब नहीं बोलेगा। आशीष को जब वो, आशीष का रिस्पॉन्ड टाइम स्लो है ना। आशीष पहले सोचे नहीं, ये स्लो नहीं है। आशीष मुझे लगता है जानबूझ के जब तक इसको प्रॉपर लैंग्वेज नहीं मिल जाती अपने शब्दों के लिए, कैसे ये पूरी तरह से टोन कर पाए या फिर उसको पूरी तरह से ऐसा वे में कर पाए कि जो डायरेक्टली इंसान को सोचने में मजबूर कर दे। हाँ बिल्कुल, टाइम ट्रैवलर भी हो सकता है, ये कुछ नहीं पता आशीष का। ट्विस्टेड माइंड्स, आशीष का पावरफुल माइंड है, पावरफुल माइंड। ये उसको कोर्ट रूम्स में जज को भी कंफ्यूज कर देता होगा। ओके आखिर कहना क्या चाह रहा है, ये जो इसने कहा तो वो बिल्कुल कहा तो सही। एक बार को तो जज पूरा उसमें पहुंच जाएगा सख्ते के अंदर कि कंफ्यूज इसने कहा क्या। आशीष ट्राई करना चाहिए तुम्हें, दो चार जज को कंफ्यूज कर दो, आगे से वो बैन कर दे तुम्हें। इसको नहीं बुलाया जाएगा, इसलिए जी जज लगा देते हैं। चलो आगे चलते हैं। मुझे ऐसा लगता था बस स्कूल में ये होना चाहिए कि थोड़ा स्कूल का टाइम फ्रेम कम होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अलग से फिर ट्यूशन भी जाते हैं और फिर उनको खेलने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। स्कूल में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई हो और उसका भी स्लॉट निश्चित हो कि इतने घंटे में फटाफट काम ख़त्म करो। पूरे दिन स्कूल के अंदर बच्चों को रखने से कोई पढ़ाई ज़्यादा थोड़ी हो जाती है। टॉर्चरिंग है स्कूल आदि चीज़ों में। चलो वापस आते हैं 0 आवर पर। तो आफ्टर 12 नून के बाद ये स्टार्ट होता है जनरली। ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका। तो आफ्टर क्वेश्चन आवर आफ्टर 12 नून, बिल्कुल ठीक है। एंड लिख लेना एक लाइन में, यूजुअली ठीक है। तो यही था। अब इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं पार्लियामेंट के जो कि हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो एक दो तो बेसिक आप लोग ही बताओगे। बिल क्या होता है, ये तो आप लोगों की अच्छे से बता पाओगे। एक्ट, यही बता दो पहले दो ही। व्हाट इज बिल? क्या प्रपोजल? किसका प्रपोजल? लोगों का। प्रपोजल डॉक्यूमेंट। तो किसी भी प्रकार के प्रपोजल डॉक्यूमेंट को हम बोल देंगे दिस इज बिल। हाँ, वरना तो पुराने ज़माने के लव लेटर्स में भी वरना तो प्रपोजल लगेगा। जैसे पहले लोग
लव लेटर्स लिखते थे, तो उसको भी बिल कह देंगे, है ना। बट ऐसा नहीं है। पहले लोग क्या क्या करते थे ना सच में, मतलब लेटर्स लिखते थे लिटरली। आजकल तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इतनी सारी चीज़ें हैं, कॉल। पहले लोग लेटर लिखते थे लिटरली, वो लेटर पकड़ा जाता था तो उनकी कुटाई भी होती होगी फिर, है ना। क्या क्या करती थी दुनिया, कितना डेंजर काम था। आजकल तो डिलीट कर दो फटाफट। अब तो शायद कोई लेटर लिखता भी नहीं होगा। आजकल लेटर्स सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए यूज़ होते हैं। मोदी जी को लेटर लिख सकते हो तुम। सो बिल ओवरऑल क्या चीज़ है, ए ड्राफ्ट लो। पता नहीं यार, मैंने देखा नहीं, मैंने मतलब ऐसे मुझे पता नहीं है। अगर लिखते होंगे यहाँ डेफिनेटली हो सकता है, कोई ओल्ड सोल्स भी तो हैं दुनिया में। हाँ, एक बार मेरे को याद है, मेरी क्लास के अंदर एक लड़के ने एक लेटर लिख दिया, एक लेटर सच में लिख दिया था। और जब उसको क्लास टीचर ने फिर उसको मतलब, और वो लड़की ने तेज तेज रोना स्टार्ट कर दिया। मतलब सब बच्चे घबरा गए, पता नहीं क्या हुआ। वो उसने रोना स्टार्ट कर दिया जैसे कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, कुछ तो हुआ है। और सब बच्चे टेंशन में आ गए। फिर क्लास टीचर आई, फिर धीरे से गुप्त बात पता चली कि किसी लड़के ने लेटर लिख दिया है उस लड़की को, और वो लड़की रो रही है। फिर क्लास टीचर ने उसको पूरी तरह से कूट दिया, पूरी तरह से, इतनी बुरी तरह से कि उस लड़के को ही फिर 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए ऐसे कुछ स्कूल से आउट कर दिया गया। और वो लड़का बेचारा थोड़ा सा वैसा भी था बोलने में, तुतलाने वाला टाइप। तो उसने अपनी भाषा में कई बार मैडम को समझाने की कोशिश की कि मैम मैंने नहीं लिखा, और वो एक्चुअल में उसने नहीं लिखा था, लेकिन मैम को समझ ही नहीं आया। थप्पड़ मारना नहीं, को बड़े खतरनाक स्कूल कॉलेजेस में हो जाते थे ना सीन्स, काफ़ी डेंजर से। भाई बच्चे बदमाश होते हैं ना काफ़ी सारे, वो फिर भी वो तो समझते नहीं है, फिर भी करते हैं काम। तो चलो ये हो गया पार्लियामेंट। नेक्स्ट आ जाएगा एक्ट। स्कूल के अंदर तो ये फेवरेट चीज़ है, कॉल योर पेरेंट्स। एक्ट क्या होगा जल्दी से बताओ। हाँ, ए बिल दैट हैज बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट। बस इतने काम चल जाएगा। पार्लियामेंट में तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो चल जाएगा। सो इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, ठीक है। पार्लियामेंट पास बाय पार्लियामेंट हो गया है तो ठीक है। हाँ, लिखने को लिख सकते हैं अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट। मैं तो इसलिए नहीं लिखा, पार्लियामेंट के अंदर आ ही जाते हैं प्रेसिडेंट भी, है ना। ये नहीं आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एडजर्नमेंट। A break in a sitting of parliament either for the day। कई बार जैसे वो एक दूसरे के ऊपर वो मतलब सियाही वाई फेंक देते हैं या फिर कुछ ऐसे हो जाते हैं, तो ऐसे कई बार उसको पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया जाता है ना। वो तो कपड़े वपड़े नहीं फाड़ लेते अपने, जैसे उसमें कुछ बूढ़े से लोग होते हैं ना, वो अपने कपड़े वपड़े नहीं फाड़ लेते। मैं तो सोचता हूँ पता चला जितना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मियाँ बढ़ रही है, कहीं ऐसे काम ना करने लगे संसद के अंदर। कर सकते हैं ये, कुछ भी कर सकते हैं। वेरी डेंजरस पीपल्स।
इसके अलावा डिसोल्यूशन का मतलब तो आपको पता ही होगा। डिसोल्यूशन देखो, एंडिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट को बोलते हैं। ये टर्म्स आपको थोड़ा नहीं पूरा याद रखना पड़ेगा। एंडिंग ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, इस टर्म को हम बोलेंगे प्रोपोगेशन। और डिसोल्यूशन को एंड्स दी एंटायर लोकसभा, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन समझ आता है ना, जैसे पूरा का पूरा जब खत्म हो जाता है ना। एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आफ्टर 5 ईयर टर्म, ऑब्वियस सी बात है, या फिर सरकार गिर जाए, तुम गिरा सकते हो तो गिरा दो सरकार पहले ही। कर्तव्य कहेगा मैं ये सब पाप नहीं करूँगा, है कर्तव्य। कर्तव्य को सीट देते देते रह गए वो लोग, तुम्हारा रिवार्ड मिसिंग है। सर मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा मेरे को फेम नहीं चाहिए। केजरीवाल के फैन होंगे ना तुम, कि मतलब ऐसे ऊपर से बोल के कि फेम नहीं चाहिए, कभी फिर से उसमें घुस जाओ। नहीं सर, केजरीवाल नहीं सर। तो देखा था ना अभी उसकी शादी का डांस देखा था किसी ने, शादी का सर प्रूफ देखो, उस बंदे ने कितना बड़ा प्रूफ दिया है कि उन्होंने कितना लूटा है। ये काम आदमी जो फटी शर्ट और चप्पल में घूमता था लेकिनार में सड़ी सी, वो मतलब अपने वो उनको टक्कर देने की सोच रहा है शादी में। मैं तो ये सोचता हूँ कि अपने मतलब फैमिली मेंबर्स को भी कैसे वो फेस कर लेता है वो इंसान। मतलब जैसे होता है ना, एक शर्म भी आती है यार कि कोई चीज़ तुमने पहले बोल दी, मतलब इससे ज़्यादा खतरनाक दोगलापन कैसे कर लेते हैं लोग। मतलब उनके फैमिली वाले भी या तो यूज्ड हो जाते हैं कि बस ठीक है ये चीज़ ऐसे ही है, ये या अंदर से रिश्तेदार तो देखो कोई सवाल उठाएगा नहीं, उनको तो और मौज ही आ रही है। हाँ लेकिन फिर शादी फैमिली तो सर देखो, नेता तो बनाई दिया उसने, बीवी तो उसकी सीएम बनती रहेगी, आतिशी मार लेगी हाँ लेकिन फिर भी एक मतलब वो रहता है ना कि अंदर से गिल्ट या कुछ ऐसे लोगों के अंदर तो सर गिल्ट जिनके अंदर होता है वो ऐसे काम नहीं करते। ये भी बात भी सही है वैसे, जो हो सकता है बिल्कुल। अन्ना हजारे का मूवमेंट खा गया ये आदमी, लोकपाल लाने के लिए आया था, कहाँ है लोकपाल? लोकपाल इज नो मोर। जिन लूप होल्स को हाईलाइट करके ये आया था, उन्हीं लूप होल को यूज करके इसने पैसा कमाया। सब ऐसे ही करते हैं, राजनीति इसी का नाम है ना। आशीष कह रहा है बनो नेता। आशीष को खड़ा कर दो चुनाव में पूरी, या तो बोर्ड ही पब्लिक वोट दे देगी बेहोश हो गए, आशीष हमारा नेता कैसा हो, आशीष राठौड़ जैसा हो, है ना, नाम भी सूट करता है आशीष। सर मैं मान सकता हूँ आपको राहुल गांधी पसंद नहीं है, बट क्या उससे सुसाइड ही करवा के मानोगे? चलो कल अटेंशन मोशन की तरफ चलते हैं। आज के लिए इतना ही। अटेंशन मोशन क्या होता है? सर सुगर पीटी वाले सर कराते हैं। मुझे बचपन से पीटी उटी वाले सर कुछ पसंद है, रहते नहीं है। सर पीटी और मैथ्स वाले किसी को पसंद नहीं होते। कुछ लोगों को रहते हैं। सर वो लड़कियां होती हैं। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, ये बोल ही देता है कुछ ना।
कुछ तो उसकी पर्सनल वो रहता है, मतलब बॉन्डिंग। सर लड़कियों को प्यार से समझाएंगे, कोई प्रॉब्लम हो दोबारा तिबारा 10 बार पूछ ले, लड़का दूसरी बार आएगा कल बताया तो था, आया कि नहीं था क्लास में। और डायरेक्टली गेट आउट, या फिर जहाँ पर चक्कर लगा उसका पूरा जो भी मतलब वो रहता है ग्राउंड, उसके बाद बात करना। मेरे स्कूल में तो बहुत बदमाश बच्चे थे, मतलब जैसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा बदमाश। वो सर ये कैटेगरी सब जगह नहीं, स्कूल वो है ही थोड़ा सा ऐसा अजीब सा, मतलब वैसे वे में, वैसे पढ़ने में भी है बट उसका नाम थोड़ा ऐसे। कौन से स्कूल से थे सर आप? एक स्कूल है मॉडर्न एरा करके बिजनौर के अंदर, प्रतीक्षा ने शायद सुना होगा। सर बिजनौर से हो यही क्या, तो काफी कहाँ मॉडर्न एरा पहुंचे। सुना होगा प्रतीक्षा ने, काफ़ी घटिया स्कूल है, बदनाम है, मतलब वो ऐसे सब हरकतें। उसके अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक तो बिगड़े हुए माँ बाप के बच्चे पढ़ते हैं ना, तो क्या वो खुद ही उनके अंदर एक वो रहता है कि हम गुंडे हैं। बिजनौर इतनी भी बुरी जगह नहीं है, बदनाम कर रहा है बिजनौर को। वाह सर, केजरीवाल खेल गया। केजरीवाल, मैं तो ऐसे कहा तो मैंने ही थोड़ी बोला कि बिजनौर घटिया जगह, मैं तो स्कूल खुद ही ना बोला और मेरे नाम पे बिल फाड़ रहे हो। क्या बोला मैंने, स्कूल को लेकर बोला ना कि वहाँ पे सारे ऐसे लोग आते हैं, स्कूल को लेकर बोल रहा हूँ मैं अपने स्कूल को। मेरा आपने बोला बिजनौर में है, तो मैंने कहा फिर हमारे स्कूल से कहाँ कंपटीशन हो पाएगा, छोड़ो आप जीत गए। आई थिंक देयर इज सम कन्फ्यूजन। वापस चलते हैं तो ठीक है। और ये जनरली कहाँ पर यूज़ किया जाता है, राज्यसभा के अंदर। इट इज़ अ वे ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर टू एन अर्जेंट पब्लिक इशू। लिख सकते हो एंड आस्क फॉर ए ब्रीफ ऑफिशियल। इसके लिए कोई भी जो है कॉलिंग अटेंशन मोशन के लिए किसी भी प्रकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं, ओ सॉरी, यहाँ पर किसी भी प्रकार के एडवांस नोटिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि अदर मोशंस के अंदर क्या है ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कोई भी प्रायर वो नहीं चाहिए। यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर जो है अगर कोई अर्जेंट पब्लिक इशू है तो डेफिनेटली उसके लिए हाईलाइट किया जा सकता है, तो इसको कॉलिंग अटेंशन मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। थोड़ा शॉर्ट कंसाइज वे में लिखेंगे। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब यूज़ होता है जब मतलब ऐसा लगता है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट्री रूल्स और प्रोसीजर का वायलेशन हो रहा है। सिंपल सा कब, पार्लियामेंट्री रूल्स और प्रोसीजर आर बीइंग violated during debate or discussion। अब इसमें अगेन कौन जज करेगा इस चीज़ को लेके, जैसे मैं इसका एग्जांपल बताऊं तुम्हें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जो है व्यक्ति यहाँ पर मान लो कोई जैसे करंट इवेंट चल रहा है या फिर कोई भी मतलब टॉपिक है XYZ, अभी मेरे को टॉपिक इतना कोई याद नहीं आ रहा है। सो कोई भी XYZ टॉपिक है, उस टॉपिक से उसने यहाँ पर बताया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बोलूँगा और वो भटक गया उस टॉपिक से भटक गया और कुछ की कुछ बातें करने लगा कि यहाँ तो लोग धूप खाते हैं, यहाँ मिट्टी खाते हैं, पानी खाते हैं, ऐसे करके कुछ भी यहाँ पर अनरिलेटेड टॉपिक्स जो है यहाँ पर उसने यहाँ पर उठाने स्टार्ट कर दिए। तो कोई और दूसरा यहाँ पर मेंबर पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक तरह से उसको
उठा सकता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर कि आप जो है गलत बोल रहे हो, और फिर जो है स्पीकर इसको वैलिडेट करेगा कि यहाँ पर ये जो है पार्लियामेंट्री रूल्स एंड प्रोसीजर का वायलेशन है या फिर नहीं है। इट्स नॉट ऑब्जेक्शन, मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अनरिलेटेड टॉपिक, मतलब जैसे कुछ बहुत ज़्यादा, मान लो कि कई बार क्या करते हैं कि कोई सीरियस बात चल रही होती है तो वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा उसके अंदर घुसाने लगते हैं। तो जैसे सामने वाले एमएलएज होते हैं, कई बार पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन उठा देते हैं कि इस पार्लियामेंट्री जो स्पीच ये दे रहे हैं ये पार्लियामेंट्री रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं, तो इस स्पीच को अभी रोका जाए और इसको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से हटाया जाए। ऐसा होता है ना, कई बार पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से वो चीज़ ही हटा दी जाती है क्योंकि वो बिल्कुल अनरिलेटेबल होती है। तो ऑब्जेक्शन है काइंड ऑफ, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्शन भी नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये था। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट, ये एग्जाम्स में पूछा गया है पहले। गिलोटाइन सुना है किसी ने पहले? सुना है, नहीं सुना? सो क्या होता है, जैसे मान लो एक तरह से टाइम सेविंग टूल है। बजट सेशन के दौरान जब इनफ टाइम नहीं रह जाता टू डिस्कस ऑल दी डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स, जैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर पैसा मांग रही है कि हमें इतने करोड़ दो, हमें इतने करोड़ दो, तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो यहाँ पर ये वाले टूल का प्रयोग करता है। सो ऑल पेंडिंग डिमांड्स आर पुट टू वोट एट वंस विदाउट एनी डिस्कशन। तो यहाँ पर क्या होता है, सारी की सारी जो भी पेंडिंग डिमांड्स हैं उनको एक ही बार वोट करके किसी डिस्कशन के एक तरह से उनको अप्रूव कर दिया जाता है। समझ रहे हो इस बात को क्या कह रहा हूँ मैं? यहाँ पर जैसे होगा कि मान लो, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, जैसे मान लो डिफेंस मिनिस्ट्री ने मांगे यहाँ पर 500 करोड़ रुपए। अब इसके ऊपर डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में कि 500 करोड़ रुपए तुम्हें क्यों चाहिए, कैसे कैसे इसको यूज़ करोगे, क्या इसके अंदर चीज़ें लेके आओगे, क्या यहाँ पर खुद बनाओगे। ऐसे ही दूसरी मिनिस्ट्री ने, मान लो इन्वायरमेंट की मिनिस्ट्री है, कोई और मिनिस्ट्री है, उसने कहा कि हम जंगलों को बचाएंगे, हमें भी 100 करोड़ रुपये चाहिए। सो उनको पता है कि मोटा मोटा हमारा बजट जो था हमने बनाया, तो अब क्या है कि हर एक के ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, हमें मतलब उनको, क्योंकि ओबीसी बात है वो होमवर्क करके ही तो बजट बनाते हैं। ऐसे तो है नहीं कि मतलब आज उठे और सुबह को टिक कर दिया इसको 100 करोड़, इसको 500 करोड़। तो ओवरऑल जब टाइम नहीं रहता है बजट सेशन के दौरान, तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर वोटिंग करके विदाउट डिस्कशन के यहाँ पर यूज़ कर दिया जाता है, और इसी सारी प्रोसेस को कहते हैं कि गिलोटाइन किया गया है, ठीक है। तो ये टाइम बचाने की तरह से टूल यहाँ पर स्पीकर जो है यूज़ करते हैं। क्लियर? जनरली ये यूज़ होता है लास्ट डे पर। अब जैसे टाइम नहीं बचा है और वो भी अलॉट करना है, मान लो जैसे बजट का ही टाइम है, अब सब मिनिस्ट्रीज़ को पैसा भी देना है और टाइम है नहीं। अब ये तो है नहीं कि उसको फिर से बढ़ा देंगे, क्योंकि इतने बिजी है ना नेता लोग, वो फिर से डिस्कशन वगैरह कैसे करेंगे, टाइम है नहीं इतना, है ना। तो वो फिर से उसको तुरंत निपटा देते हैं। हाँ, लिखवा रहा हूँ, चलो इसको पूरा ही लिख लेते हैं। और ये एग्ज़ाम में कई बार आया है पहले, अलग अलग एग्ज़ाम में, आपके में शायद ना आया हो, लेकिन ये आता है जनरली, क्योंकि थोड़ा सा टफ है और ऐसे जनरली यहाँ पर सामने नहीं दिखता एग्ज़ाम बुक्स वगैरह में। There is not मिनिस्ट्री की स्पेलिंग गलत होगी तो सही कर लेना।
बता दिया करो कोई स्पेलिंग गलत हुआ करे तो। ठीक है, ये कहते हैं कुल मिला के इसको अगर सिंपल एक लाइन में याद रखना हो तो जब टाइम खत्म हो रहा है तो इस और ज़्यादा बक 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 करने से अच्छा है डायरेक्टली वोट करो और ख़त्म करो बात को। ठीक है, नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट टर्म है इसका नाम सुना है लेम डक सेशन, ये भी एग्जाम्स में खूब आता है। क्या होता है ये? लास्ट सेशन ऑफ द लोकसभा बिफोर इट्स डिसोल्यूशन। अच्छा, इसको लेम डक ही क्यों बोलते हैं? ये एक्चुअली टर्म आया है यहाँ पर। हाँ बताओ। किसी ने यहाँ पर अभी बताने की कोशिश की थी लेकिन उसने अपना रिट्रीट कर लिया है। तुम में से कोई गेमर है? 4-5 तो हुई, तुम्हारे सारे लोग हो नहीं। तुम लोग गेमर है कोई गेमर? कैजुअली भी नहीं खेलते? चलो मैं भी नहीं खेलता। वापस आ जाते हैं लेम डक में फिर। एक्चुअली ये टर्म आया है यहाँ पर ये टर्म आया है इंग्लैंड से। सो वहाँ पर लेम डक बोल देते थे ऐसे एमपीज़ को जो कि स्टिल ऑफिस के अंदर हैं लेकिन रियल पावर वो एक तरह से लॉस्ट कर चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए जब लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है तो कहने के लिए तो वो मिनिस्टर हैं अभी भी। अगर लोकसभा डिसॉल्व कर गई है तो मिनिस्टर तो वो रहेंगे अभी भी, लेकिन उनके दोबारा आने के चांसेस ना की बराबर हैं। तो इसीलिए लेम डक ऐसे उनको बोल देते हैं एमपीज़ को जिनके पास ऑफिस तो है बट वो रियल पॉलिटिकल पावर अपनी लूज़ कर चुके हैं। अब पता नहीं वो दोबारा आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसे यहाँ पर लेम डक नाम आया है, लेम डक सेशन। ये वहाँ पर चिढ़ाने के लिए यूज़ होता था। हाँ, यही वहाँ पर तो ये इसी काम के लिए तो यूज़ हुआ है ये वर्ड वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर। इंसल्टिंग क्या है, वो अपनी आधी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, 10 चारों तरफ पैसा ही पैसा, पेंशन ही पेंशन। पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है मैंने सुना है इन लोगों को। तो सिक्योरिटी पेंशन तो है ही, घर वर भी मिलता ही है शायद। घर तो शायद खाली 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 करना पड़ता है। ऐसे ही है दुनिया में थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर। अब तो खैर डेमोक्रेसी के अंदर भी इतना ज़्यादा कोई ओढ़ना किसी को चाहिए नहीं, क्योंकि उड़ता है जो उसी को ठीक कर देता है। किसके डिज़ायर पूरे होते हैं? किसी के डिज़ायर पूरे नहीं होते। मतलब देखो, चाहे तो बीजेपी को देख लो, बीजेपी वाले सोचते थे कि हम 400 प्लस लेके आएंगे, उनके भी डिज़ायर पूरे नहीं हुए। केजरीवाल कहता था
कि हमें दिल्ली में कोई हरा के नहीं सकता, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते। तो उसका वो बेड़ा गर्क हो गया। कांग्रेस वाले सोचते थे कि हम, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम यहाँ पर पावर से बाहर हो जाएं या फिर इतने स्टेट लूज़ कर जाएं। मतलब इतने बड़े बड़े लोगों के डिज़ायर पूरे नहीं हो पाते हैं। तो बाकी तो क्या ही कहना है फिर, दुनिया पता नहीं चलता। मुझे ये राज जानना है कि चल कौन, इसे चला कौन रहा है, ये ऐसे जो ये जो चल रही है, जो कहता है उसी का ही बेड़ा गर्क हो जाता है। वो दोबारा लौट के ही नहीं आता फिर। यहाँ चिल्लाने से बड़ी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं सच में। ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। चलो नेक्स्ट यहाँ पर है शैडो कैबिनेट। ये भी तो नहीं पता चल पा रहा, कई बार बिजनेसमैन को भी, जैसे पता ही है, बंगाल जैसे क्षेत्रों से मार पीट के भगा दिया जाता है। और भी कई जगह हैं। अरे छोटे मोटे नहीं, मतलब जैसे इवन झारखंड के अंदर धनबाद में, मतलब मेरा भाई गया था वहाँ पे कमीशन करने, प्लांट कमीशनिंग में। सो वो ये बता रहा था, मतलब अभी जब आया था अभी कमीशनिंग करके, कि वहाँ पे रोज़, मतलब वहाँ ग्रुप्स बने हुए हैं जैसे कुछ लोगों के। तो वो क्या करते हैं, उनको काम वाम कुछ करना नहीं, मतलब उनका पर्टिकुलर टारगेट है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहते हैं कि किसी तरीके से कोई तोड़ फोड़ कर देंगे प्लांट के अंदर, वो कर देंगे, या आग लगा देंगे, या फिर टायर जला देंगे, या गाड़ी जाम कर देंगे, या दो चार उनको पीट देंगे। मतलब ऐसे सब दुनिया एग्जिस्ट करती है। हम लोग तो अभी इधर ही रहते हैं तो हमें इतना कुछ पता नहीं चलता है। मतलब बहुत बिजनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा कोई सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं है कई जगहों पर, जो मतलब थोड़े से पिछड़े इलाके हैं, या फिर ये बेसिकली है तो इनकी पॉलिटिकल बैकिंग ही, अदरवाइज़ तो कोई कैसे क्या कर सकता है पॉलिटिकल बैकिंग के बिना। और कई जगहों पर कोई फंस भी जाता है कि बेटा चलो, वो करे तो करे क्या। चलो नेक्स्ट आते हैं शैडो कैबिनेट। तो सिंपल मीनिंग क्या है शैडो कैबिनेट का? तो ये बेसिकली कॉमन है यूके वगैरह में भी, लेकिन जैसे इंडिया के अंदर भी यहाँ पर इनफॉर्मली जैसे पार्टीज़ के लीडर्स को, अपोजिशन के लीडर को कुछ एक तरह से एक्सेस दे देते हैं। एक्सेस नहीं दे देते कि आप मतलब जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं उनको एज ए देख सकते हो, मतलब देख सकते हो उनकी पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं, क्या सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसे वाली चीज़ें। तो बेसिकली ये जो टर्म है मोस्टली यूज़ होता है यूके वगैरह में। यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज जो है, वहाँ पर क्या होता है, जो भी अपोजिशन का लीडर होता है वो मॉनिटर करता है सरकार की मिनिस्ट्रीज़ के वर्क को जो एक्चुअल गवर्नमेंट चला रही है। तो इसको हम बोल सकते हैं शैडो कैबिनेट को। ये समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने? ग्रुप ऑफ अपोजिशन लीडर्स who are assigned to shadow or monitor the work of each minister। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? ये नहीं समझ आई बता दो, अगर समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस ये ख़त्म हो गए हमारे, ये कुछ टर्म्स थे पार्लियामेंट के जो आपको याद रखने चाहिए, और प्रीलिम्स के अंदर भी ये आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इनको आप हल्के में लें, हल्के में बिल्कुल ना लें, इनको अच्छे से समझ लें कौन सा टर्म क्या है। अच्छा, तुमने एक चीज़ सुनी होगी, लीडर ऑफ अपोजिशन। कौन है लीडर ऑफ अपोजिशन अभी? सर ऊपर इनकी रैंक क्या होती है?
लिख लिया ना यहाँ पर, क्या नाम, आशीष? लीडर ऑफ अपोजिशन, रैंक पूछी थी मैंने इनकी, रैंक। इक्वल टू कैबिनेट मिनिस्टर, ये चीज़ याद रखना, एग्जाम्स में हो सकता है इन फ्यूचर आपसे पूछ ले। रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर, और इनको सभी फैसिलिटीज़ वो मिलती हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन इलेक्ट होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है? तो लीडर ऑफ अपोजिशन कहीं पर भी हो सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन क्राइटेरिया सुनो, पार्टी मस्ट, और ये क्राइटेरिया भी आपको अपने दिमाग में याद रखना है, एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल सीट्स इन द हाउस। तो काफ़ी टाइम तक कांग्रेस से पद छिन गया था, इंडिया के अंदर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं बचा था 2014 में शायद, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल ये चीज़ अच्छे से याद रखना, ये कई बार नंबर ऐसे पूछ लेते हैं कितने % वो होने चाहिए सीट्स, तभी मिलता है। ऐसा नहीं है कि मान लो दो इसके एक्स पार्टी के, वाई पार्टी के, जेड पार्टी के, इस टाइप से अलग अलग कुछ करके बोल रहे हैं कि हम ना सब एक हैं, बाद में एक हो जा रहे हैं कि हम में से किसी को तो बना दो। ऐसा नहीं है, पहले से तुम्हारा या तो गठबंधन है या फिर कुछ वो है, ठीक है, तब आपको मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा लीडर ऑफ अपोजिशन का वो। और मैं बता ही रहा था 2014 से लेके एंड साइड 2019 में भी कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था इंडिया के अंदर, क्योंकि इनके पास 10% भी सीट नहीं थी कांग्रेस वालों के पास। और एक बार 19 का चेक कर लेना, लेकिन 14 का तो कंफर्म्ड है, ठीक है। हो सकता है कभी एग्जाम्स में पूछ ले आपसे क्या की रोल्स होते हैं इनके। तो ये क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, इसके अलावा पार्टिसिपेटिंग इन की कमिटीज़, फॉर अपॉइंटिंग CBI डायरेक्टर, लोकपाल एक्सेट्रा। और भी कुछ चीज़ों में ये मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसका क्या आप लोगों से जैसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन्ड है, तो क्या कहोगे आप? क्या आंसर होगा आपका, येस और नो? अरे मतलब जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई आर्टिकल बैकिंग देता है कि ये पर्टिकुलरली ये पोस्ट हो जाए, प्राइम मिनिस्टर की बैकिंग देता है, हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की बैकिंग देता है, CM की बैकिंग देता है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो है एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंड इसका जो एक तरह से बैकिंग मिलती है वो सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन एक्ट 1977 से इसको बैकिंग मिलती है, ठीक है। और इसमें अगर लिखना है कि फर्स्ट कौन थे तो लिख लेना YB चावान, कांग्रेस के एक मिनिस्टर थे जो कि ऑफिशियल स्टेटस मिला था इनको अपोजिशन में।
एलओ मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन का, ठीक है। सर ये फर्स्ट थे? हाँ ये फर्स्ट थे, 1977 के बाद जब ये चीज़ इफेक्ट में आई तो ये फर्स्ट वन। सर फर्स्ट तो कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस का एलओपी कैसे हो गया? ये मतलब फर्स्ट कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस का कैसे हो गया ये कह रहे हो? 1977 के बाद जब भी कांग्रेस मतलब एक तरह से सत्ता से बाहर हुई होगी, अभी एग्जैक्टली मेरे को टाइम फ्रेम याद नहीं है, तो उस टाइम पर यही थे व्यक्ति जिनको ऑफिशियल स्टेटस मिला था लीडर ऑफ अपोजिशन का। तो देखो देखना कि कब बाहर हुई है, लेकिन ये थे फर्स्ट, ये गारंटी है। सर कांग्रेस ने बाहर होने से पहले ही बाहर होके भी सरकार में रहने का जुगाड़ कर लिया था। तभी तो वो कांग्रेस है। कितनी पावर है सरकार के पास, टू मच। इधर से कोई पोस्ट बना लो, राजनीति चीज ही ऐसी है। चलो पीएम वाले टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं और आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वो करें एमसीक्यू पार्लियामेंट के बाद में कर लेंगे पहले, क्योंकि पार्लियामेंट अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आज का समझ आया सभी को? जो जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी बेसिकली यही पढ़ा है मेनली, तो डन डन डन, ठीक है। सर फर्स्ट एलओपी राम सुभाग सिंह थे। मैं एक बार चेक करके बता दूंगा, लेकिन मैंने जो बताया है एक तो ट्रस्टेड सोर्स से बताया, पता नहीं हो, एक बार मैं चेक कर लूँगा वो क्या पता। 1969 में, क्योंकि वो हो सकता है कि पहले का वो दिखा रहे हो, लेकिन जो ऑफिशियल उसको स्टेटस मिला हो वो 1977 में जब वापस से यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बने ना, तो उसमें एक प्रॉपर मतलब मेंशन किया हो कि एक ऐसे वो रहेंगे जिनको इक्वल टू द कैबिनेट स्टेटस मिलेगा, तो ये हो सकता है। क्योंकि पोस्ट तो पहले भी होगी, कोई हेड तो पहले भी रहता होगा, ऐसा तो है नहीं। चलो प्राइम मिनिस्टर की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को क्या बता रहा था और इसके अलावा एक मिनट रुको। वैसे 2014 से 24 तक वैकेंट था। हाँ मैं कह ही रहा था ना, 2014 में तो मेरे को गारंटी याद है, 2019 में भी होगा फिर, कि 2019 में इलेक्ट नहीं हुआ होगा कोई भी, मतलब वो 10% था ही नहीं, तो वो इसी हिसाब से होगा फिर। चलो दिख रहा है सभी को? माइक ही बंद हो गया है। दिख रहा है सभी को? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, to make rules for convention transition of business government of India for attention taken if the Senate requires to submit consideration of some council ministers any matter of the decision have been taken with not to consider by the council। ठीक है, सी वाला सही है सभी का। Next step, which one of the following obligatory on the part of PM of India?
दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा, मुझे तो पता नहीं। डी वाला क्या था, प्राइम मिनिस्टर इफ हैपन टू द लीडर ऑफ पार्टी नॉट हैविंग रिक्वायर्ड मेजोरिटी शुड प्रूव द मेजोरिटी स्ट्रेंथ इन बोथ इन हाउस एंड पार्लियामेंट इन पीरियड ऑफ पर ठीक है। एज द मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ गो बाय द प्रेसिडेंटल डिस्क्रिशन इन अलोकेशन ऑफ बिजनेस। एज द मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। द PM हैज़ टू गो बाय प्रेसिडेंटल डिस्क्रिशन एज द minister are appointed by the president। ठीक है, इसके अलावा एज द प्रेसिडेंट क्या लग रहा है आप लोगों को इसका आंसर? BBV CV। एज द प्रेजिडेंट इज सुप्रीम, इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सुप्रीम, इसका एक बार आंसर चेक करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ए वाला आंसर ठीक है, सी वाला भी लग रहा है। आई ऑल्सो गॉट कन्फ्यूज्ड। सो एक बार चेक करके तब इसको टिक करेंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं, गलत करने से तो अच्छा है ना। चलो नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर? ये तो काफ़ी इजी है। वाटर रिसोर्स यहाँ पर जो है नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल को छोड़ के बाकी की है। नेक्स्ट है, इफ एनी फंक्शनरी अंडर द आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू कंपेयर्ड विद US प्रेसिडेंट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन, दैट द स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। BR अम्बेडकर को जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? The Prime Minister decide allocation of portfolios among the ministers. When the Prime Minister resigns, the Council of Ministers get dissolved. All the principal policy announced by the government are made by Prime Minister. It shall be duty of Prime Minister to communicate President all decision of Council of Ministers relating to the administration of affair of the Union. Question number 5. इसका ए वाला ज़्यादा ठीक होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द कोटेरिया ऑफ एडवाइजर्स। स्टेटमेंट सेकेंड है, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ कैबिनेट फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो शायद आप लोग आंसर कर पाओगे। इसमें लेकिन रिलेट करके देखना है कि स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट 2 से रिलेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो वो भी एक बार दिमाग में रखना है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। Next, the Constitution of India lays down the proposal for legislation are to be communicated to the president by the मुझे लग रहा है तुम लोगों को भी रिपीट कराना पड़ेगा ये।
यार रिपीट कराना पड़ेगा मुझे, ये थोड़ी डिटेल्ड क्वेश्चन है और समझ सकता हूँ मैं तुम्हारी दुविधा। इसका आंसर डी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर एज द कैप्टन ऑफ शिप ऑफ द स्टेट। ये बात किसने कही है? तो ये बात की है लॉर्ड मॉर्ले ने। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर बीइंग चीफ मिनिस्टर। इसके लिए तुम्हें पूरी पॉलिटी का इतिहास याद रखना पड़ेगा। तुम कहोगे सर ये तो हमने आधे से ज़्यादा ही, तो हमें पता ही नहीं कौन है। हाँ चलो एक एक करके इसमें से चूज करते हैं। एक तो चरण सिंह, एस डी देवेगौड़ा, बीपी सिंह भी रहे थे यहाँ चीफ मिनिस्टर, नरसिम्हा राव नहीं रहे। ये वाला कोड करेक्ट होना चाहिए। 2 3 4 5 है ना, 2 3 4 5। हाँ ठीक है, ये नरसिम्हा राव नहीं रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद करंट अफेयर्स करते हैं और बाकी मैं एक बार आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, दोबारा से हम लोग ये कर लेंगे। और अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब ये तो 17 ही हैं, इसके 17-18 हैं। इसके अलावा मतलब पार्लियामेंट के ऊपर और वो सब रह गए हैं, अभी वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करना है तो कर सकते हो फटाफट, उसके बाद करंट अफेयर्स करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फ्री हैंड तो नहीं रहता है प्राइम मिनिस्टर का पोर्टफोलियोज डिसाइड करने में, पूरी तरह से फ्री नहीं रहता है बट पूरी तरह से फ्री नहीं रहता है। ये वाला तो आई थिंक करेक्ट नहीं होगा। एक तो ये ठीक है, एडवाइज द मिनिस्टर्स इन डे टू डे, बिल्कुल ये काम तो प्राइम मिनिस्टर को लेना देना नहीं है। बी वाला पार्ट इसका ठीक होगा। चलो बाकी एक बार मैं तुम्हें दोबारा से रिवाइज कराता हूँ इस टॉपिक को और उसके बाद ये करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है और पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी सारे। ये करेंगे हम होपफुली नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि पार्लियामेंट वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, आज के करंट अफेयर्स कर लेते हैं। आज क्या डेट है? 6 तारीख है, 6। नेक्स्ट क्लास अब जो एज़ पर शेड्यूल चलती थी क्लास वैसे ही चलेगी, ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है क्लास के अंदर, वैसे कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। वेदिका तो चाह रही है जल्दी से जल्दी सर की क्लास ख़त्म हो, सर डेली क्लास करके ख़त्म कर दें, बट ऐसा नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल कुछ टाइम तक 3 बजे तक चलेगी, फिर उसके बाद करते हैं ना थ्रू को। यार एक तो वो पता है वो लटका हुआ है, मतलब उसका पता नहीं चल पा रहा है तुम लोगों ने, मतलब वो पता नहीं हिंदी की क्लास होगी नहीं होगी, कैसे क्या है, मतलब बड़ा ही सरदर्दी है। इसलिए मैंने पूछा भी था, तो उसमें भी अलग वो चल रहा है। अब शायद नेक्स्ट 30 मई को आने वाला है ना उसका फैसला, कुछ तो है 30 मई या कुछ तो बता रहे थे तुम लोग। 13 मई है ना। कम से कम अपने उसके फैसले तो सही से ले लेने चाहिए, सरकार उसके भी नहीं लेते हैं। बताओ कितने ढीठ लोग हैं ना। अपने ही लोगों के नहीं है तो किसके होंगे हैं।
चलो बताओ जल्दी से। मई 2025, कोई पता थोड़ी है मई में ही आएगा, पता नहीं आए नहीं आए, क्या पता है ना क्या। आ जाए तो अच्छा है यार, तुम लोगों को भी भला हो, सही है। और क्या, फालतू में एग्ज़ाम्स वगैरह दे दो, कोई तो अच्छा हो, किसी का एग्ज़ाम हो। इनको ना ऐसा नहीं करना चाहिए कि दूसरे स्टेट्स पे लोग लगा दो। तुम एक बार अपना डिसाइड कर लो क्या कर रहे हैं, बाद में कर लो आराम से। बट ये लोग क्या करते हैं, पहले स्टे पहले लगा देंगे। उस काम स्टे लगाने में तो इतनी जल्दी करते हैं ना सारी चीज़ों में। चाहे आप लोग एग्ज़ाम की बात ही नहीं है, कोई भी आज तक एग्ज़ाम रहा हो, स्टे सबसे पहले लगेगा। स्टे लगा देते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। चलो, कर्तव्य के लिए तो एक बस इतनी दुख की खबर होगी कि एक जगह और घूमने जाने में डिले हो रहा होगा, है ना कर्तव्य। बाकी तो कर्तव्य चिल। बहुत गर्मी पड़ रही है राजस्थान में, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा। विटामिन घूमी करा लो, फिर सरकार से बात करो। देखो बाकी बातें बाद में, पहले कम से कम तुम ऐसा करो, ले लो एग्ज़ाम, फिर कैंसिल कर देना कि घूमने का काम तो हो जाएगा, फिर स्टे लगा देना। एग्ज़ाम्स तो होने दो कम से कम, है कर्तव्य, एग्ज़ाम होने दो पहले। हाँ मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आया है उसी को बोल रहा हूँ कि मतलब जहाँ पर भी वो बैन लगा हुआ है जैसे भी है, कि उसको हटाओ फिलहाल। हाँ पिरी पिरी होने दो, उसके बाद बात करना। चलो, पहले क्वेश्चन का आंसर था माउंट मकालाउ, ये है नेपाल और तिब्बत के बीच। मुझे सच में कभी कभी काफ़ी दुख होता है ये सब चीज़ें देख के, जो मतलब एग्ज़ाम्स जैसे वो होते रहते हैं ना, बड़ा ही मतलब मैं उस दुख में उतर जाता हूँ, मैं फील कर लेता हूँ, फिर मैं अपने मेरे सर में दर्द होने लगता है। इसलिए मैं इतना सीरियस लेके चीज़ें सोचता नहीं हूँ। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। लेकिन यार ये लोग बड़े ही मतलब अजीब होते हैं, एक बार पोस्ट पे चले जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हम भी एक टाइम पर मतलब ऐसे स्टूडेंट वगैरह थे। क्योंकि ऐसा कोई दबाव तो है नहीं उनके ऊपर कि आप ये एग्ज़ाम मत होने दो, या फिर उनकी लाइफ में मतलब वो इतनी चीज़ें भूल जाते हैं कि मतलब इतने सारे बच्चे बैठे हैं पर पता नहीं जानबूझ के करते हैं या क्या करते हैं। मतलब वो बच्चों का वो फील नहीं कर पाते उस चीज़ को कि भाई उनको सच में पेन है इस चीज़ का कि आप एग्ज़ाम्स वगैरह सही से कराओ। क्या रीज़न है भगवान ही जाने। चलो फटाफट करते हैं नेक्स्ट। यही तो मतलब सोचते नहीं है कि वो मतलब जो बाकी लोग हैं बच्चे, वो भी आपके बच्चों के तरह ही हैं, और ख़ुद के बच्चे तो फ़ॉरेन वगैरह भेज रखे होंगे मस्त, कोई टेंशन ही नहीं है। और फालतू का भी कोई वो कर लो, फटाफट वो डाल दो तो ऐसे एकदम तैयार हो जाएंगे। अभी आधी रात को खुल जाएगा सब चीज़ें, लोग भी तैयार, बाकी लोग भी तैयार, सारे के सारे लोग तैयार हो जाएंगे आधी रात को। फालतू की पिटीशन हो कुछ हो, हाँ रात में, वही तो कह रहा हूँ। कोई यूएस से राना राना नहीं आया है, उसकी फांसी की पिटीशन के टाइम पे बैठेगी सुप्रीम कोर्ट। हाँ इतने खुश होके बैठ जाएंगे सब एकदम, पता नहीं क्या ही है, फालतू के काम के लिए ऐसे आगे रहते हैं। चलो छोड़ो, क्या कर सकते हैं। नेशनल मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली के अंदर। ये नेक्स्ट है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो इसके लिए एक मिनिस्ट्री है जो कि न्यू मिनिस्ट्री, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ऑपरेट नहीं करता है, इस चीज़ का याद रखना। नेक्स्ट है, विच सिटी इज होस्ट ऑफ योगा महोत्सव 2025। सो इट्स नासिक, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है यहाँ पर, रामान फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। सो ये उत्तराखंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है रामान फेस्टिवल। ठीक है,
नेक्स्ट है विच विलेज है इन झारखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट टू बी completely reallocated from the core area of Palamau Tiger Reserve. Jaigir. Next है नमस्ते scheme was jointly launched by which two ministries? Ministry of Social Justice, Environment and Housing, Urban Affairs. नेक्स्ट है यहाँ पर विजीजैम इंटरनेशनल सी पोर्ट दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट? पिछली वाली क्लास के मर्ज हो गई क्या? चलो मैं देख लूँगा अगर ऐसा है तो। केरला एंड लास्ट कुछ क्या हो सकता है, 2-4 करंट अफेयर्स मर्ज हो गए हो लास्ट क्लास के। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़, तो इसका ये हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट काउंटर टेररिज्म। एंड लास्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी बैडमिंटन का, इसका बी वाला पार्ट है।